हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में जानेंगे। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक जटिल और गतिशील मिश्रण है। जीवन अपने अस्तित्व तथा निरंतर विकास के लिए इसी पर्यावरण पर निर्भर रहता है। किसी भी प्रकार के जीवन की गुणवत्ता उसके चारों ओर स्थित पर्यावरण के गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। अपनी ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य लगातार अपने वातावरण और पर्यावरण को परिवर्तित करता रहता है, जबकि प्रकृति खुद ही एक सीमा तक इन परिवर्तनों का सामना करते हुए नष्ट होने से बचने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी भी एक हद है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी प्रगति का दबाव कई बार पर्यावरण में अवांछनीय और अनुत्क्रमणीय इनरिवर्सिबल चेंज करने लगता है, जिसे वापस मूल रूप में लौटाया नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए उसका विकास किया जाए, ना कि उसको नष्ट किया जाए। जितना जितना हमारी टेक्निक बढ़ती जा रही है, उतना उतना हमारे पर्यावरण को लॉस होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। इसलिए जैसे पेड़ पौधों को हटा दिया जाता है, वनों को काट दिया जाता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाल दी जाती हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं जो है वो पर्यावरण को दूषित करता है। पेड़ काटने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है, और इससे प्रकृति और पर्यावरण दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। एक ट्रस्ट के ट्रस्टी अर्थात देखभाल करने वाला, किंतु मालिक या स्वामी नहीं की भांति हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए उपलब्ध जमीन, हवा और पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी तथा भावी विकल्पों को नज़रअंदाज किए बिना बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी यह सुनिश्चित करे कि प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव संसाधन का विधि सम्मत इस्तेमाल हो सके। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के कुछ उद्देश्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, एक सुरक्षित, स्वस्थ, उत्पादक तथा सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण को सुरक्षित एवं विकसित करना, ग्रामीण और शहरी रिहाइश को इस प्रकार उच्च स्तरीय, विकसित तथा प्रबंधित करना जिससे कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आजकल किसी नए उद्योग या उद्यम को लगाने से पहले उससे पर्यावरण पर पड़ सकने वाले प्रभाव का पूर्व निर्धारण यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आवश्यक होता है। इसलिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की यह अपेक्षा रहती है कि पर्यावरण प्रभाव निर्धारण को ध्यान में रखते कुछ विकास की योजनाएं पारिस्थितिकी के सिद्धांतों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके बनाई जाए एवं पर्यावरण के विनाश से बचाव के सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किया जाए। पर्यावरण की सुरक्षा तकनीकियों को प्रोत्साहित किया जाए, संसाधनों का पुनः चक्रीयकरण किया जाए और बचे हुए अवशिष्टों या यथासंभव अन्य उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। जंतुओं एवं पौधों की जैविक विविधता को बचाए रखने के लिए उनके स्थायी आवासों, जंगल, नदी, पहाड़, चरागाह, रेगिस्तान, झील आदि को उसी रूप में बचाए रखने के लिए 3 प्रकार के सुरक्षित स्थान निर्मित किए गए हैं: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान,
बायोस्फीयर रिजर्व अभयारण्य इस हिस्से में पाए जाने वाले सभी जंतु संरक्षित होते हुए और किसी जंतु के शिकार पर प्रतिबंध रहता है। चरने पर प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जंतु तथा पौधे दोनों के शिकार और विनाश पर पूर्ण प्रतिबंध है। यहाँ बकरी या गाय भैंस के घास चरने या लकड़ी काटकर लाने पर भी प्रतिबंध रहता है। पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने का कारावास, जमानत न हो सकने वाले वारंट के साथ, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में 13 क्षेत्र भारत में तथा संपूर्ण विश्व में 84 क्षेत्र बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं और पौधों के अलावा मिट्टी, पानी आदि अजीव घटक का विनाश भी प्रतिबंधित है, अर्थात ऐसे क्षेत्र की मिट्टी या पानी भी आप नहीं ला सकते। इस प्रकार संपूर्ण पारितंत्र संरक्षित रहता है। राष्ट्र के समुद्र तटवर्ती हिस्सों के पर्यावरण के आर्थिक हितों को संरक्षित करना, पर्यावरणीय मान्यताओं का विकास करना तथा संबंधित जानकारियों के इकट्ठा करने, प्रचार और प्रसार तथा देखभाल की सशक्त तथा प्रभावशाली विधि स्थापित करना, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, उनके पर्यावरण तथा लैंडस्केप के परिदृश्य को संरक्षित करना, सभी स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु तकनीकी और सामाजिक परीक्षणों को बढ़ावा देना, देश के पारिस्थितिकविद, पर्यावरणविद तथा उच्च कोटि के वैज्ञानिक, नीति निर्माता तथा प्रबंधक आदि मानव संसाधन को विकसित करना, राष्ट्र के विकास हेतु उनके योगदान को प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रदान करना। भारत की पर्यावरणीय समस्याओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पहले वर्ग और दूसरे वर्ग। गरीबी तथा अल्प विकास की परिस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं तथा विकास की प्रक्रिया से होने वाले हानिकारक प्रभावों के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं। पहले वर्ग की पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य तथा हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मिट्टी, जल, जंगल, वन, जीव आदि पर पड़ता है। इस वर्ग में मनुष्यों को अपनी मौलिक आवश्यकताओं, भोजन, शरण, ईंधन और रोजगार के लिए जरूरत से कम संसाधनों की उपलब्धता के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचानी पड़ती है। जैसे पहाड़ों एवं गांवों में रहने वाली जनता को ईंधन के अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, जिससे धुआं फैलता है, पर्यावरण में विषैले तत्व मिल जाते हैं, पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है। दूसरे वर्ग की पर्यावरणीय समस्याएं बहुत तीव्रता से आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने की कोशिशों के पार्श्व प्रभाव के रूप में अनजाने में ही उत्पन्न हो जाती हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि प्रकृति ने हमारी ज़रूरत भर के लिए पर्याप्त प्रबंध कर रखा है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। There is enough in nature for our needs, but not for our greed. इस वर्ग में अधूरे तथा फूहड़ ढंग से बनाई गई विकास की योजनाओं तथा निहित स्वार्थ और अत्यधिक लाभ की नीतियों में लंबे समय के बाद होने वाले दूरगामी
परिणामों का तथा पर्यावरणीय संसाधनों के विनाश को ध्यान में न रखने के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण के विनाश की चिंता एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय विकास के सतत निरंतर प्रवाह के लिए जरूरी है। औद्योगिक क्रियाओं में हवा और वायु की स्तर पर खपत होती है, इसलिए पिछले 50-60 वर्षों में औद्योगिक क्रांति के साथ वायु और जल संसाधन की बहुत अधिक खपत बढ़ी है। कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने के लिए कई प्रकार के रासायनिक और भौतिक रूपांतरण की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद भी कई उत्पादों के मिश्रण में से एक आवश्यक उत्पादन को अलग करने और शुद्ध करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। औद्योगिक रूप से उत्पादन की गतिविधियों तथा पार्श्व प्रभाव के कारण कई प्रकार के अवांछनीय अवशेष बच जाते हैं। ये सब मिलकर मुख्यतः 3 प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट बनते हैं: अपचारित गंदा पानी, जहरीली गैसें, धुआं आदि, ठोस अवशेष जैसे कीचड़। यही तीनों प्रकार के अपशिष्ट उद्योगों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ठोस कूड़ा करकट होने वाले प्रदूषण का कारण बनते हैं। वैसे तो प्रायः यह माना जाता है कि किसी भी उद्योग में कुछ न कुछ फालतू त्याज्य पदार्थ एवं कूड़ा करकट का बनना अवश्य संभावी है, किंतु फिर भी ज़रूरत इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से प्रभावशाली प्रबंधन किया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना हो, उसका हम यूज कर सकें, जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो। आजकल विभिन्न उद्योगों में यह कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से उपकरणों का संचालन हो, प्रक्रिया में सुधार किया जाए तथा पुनः चक्रीय तरीकों से कुछ सह उत्पाद विकसित किए जा सकें, जिससे अंत में से कम मात्रा में वेस्ट उत्पन्न हो। इसके अलावा 21वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में यह कोशिश जारी है कि ऐसी साफ सुथरी तकनीकी को दृष्टि में रखा जाए जिससे से कम प्रदूषण उत्पन्न हो। कुछ वर्षों में भारत में भी टेम्पो और कारों में कार्ब्यूरेटर की जगह पर यूरो तकनीकी के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन आज हर मनुष्य की सोच का विषय है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।